नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती अरोड़ा, अर्थशास्त्र विभाग, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय खाड़ी। आज का हमारा पहला टॉपिक है मांग का नियम। मांग का नियम जो है अर्थशास्त्र की भाषा में, मांग हम उस वस्तु की मांग को कहते हैं जिसके लिए हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं। जनरल भाषा में हम कहते हैं कि मांग और इच्छा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, परंतु अर्थशास्त्र की भाषा में दोनों भिन्न है और दोनों का बिल्कुल अलग मतलब है। अगर इच्छा की बात करें तो इच्छा एक व्यक्ति, एक मनुष्य की कोई भी इच्छा हो सकती है। जैसे आपको एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, एक बड़ा बंगला खरीदना है, आपको गंगा स्वच्छ अभियान में हिस्सा लेना है, आपको अरबपति बनना है, या आपको रॉयल्स कार खरीदनी है। ये सब आपकी इच्छाएं हो सकती है, परंतु यह बाजार के लिए एक मांग नहीं है। बाजार के लिए किसी वस्तु की मांग वह मांग होती है जिसके लिए उपभोक्ता वास्तव में पैसा खर्च करने को तैयार होता है। तो जब आप किसी वस्तु के लिए वास्तव में पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो वह इच्छा आपकी मांग बन जाती है। इस प्रकार जब तक उपभोक्ता के पास पर्याप्त धन नहीं है, वह उस धन को खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह आपकी इच्छा है। किंतु जब आप पूरी तरह से मेंटली तैयार हो जाते हैं किसी चीज के लिए पैसा खर्च करने के लिए, तब वह बाजार के लिए आपकी मांग कहलाएगी। तो मांग की परिभाषा हम बोल सकते हैं, किसी वस्तु की मांग से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जो उपभोक्ता किसी समय विशेष पर किसी निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार होता है और खरीदने में सक्षम होता है, वह वस्तु की मांग कहलाती है। इस प्रकार अब हमने देखा कि हमारे सामने दो शब्द हैं, एक तो मांग और दूसरा मांग मात्रा। मांग और मांग मात्रा के बीच में भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। किसी वस्तु की मांग वह विभिन्न मात्राएं हो सकती हैं जिसे उपभोक्ता एक विभिन्न कीमत पर खरीदने का इच्छुक होता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता 2 किलो चीनी 10 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से या फिर 3 किलो चीनी 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मांगता है। किंतु मांग मात्रा यानी कि बाजार के लिए उसकी एक्चुअल मांग कितनी है जो वो वास्तव में खरीदने को तैयार है। मांग की मात्रा उस वस्तु की विशेष मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलो चीनी वास्तव में खरीदता है, तो यह बाजार के लिए उस वस्तु की मांग मात्रा कहलाएगी। इस प्रकार मांग अनुसूची आता है। मांग अनुसूची बाजार में दो तरह की मांग अनुसूची होती है। मांग अनुसूची किसी वस्तु की कीमत और किसी विशेष समय पर उस वस्तु की मांग की मात्रा के बीच संबंध की तालिकाएं प्रस्तुत करती है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि यह एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है जिसमें एक उपभोक्ता विभिन्न संभावित कीमतों पर खरीदने को तैयार है। मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है। एक हम बोल सकते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी आती है बाजार मांग अनुसूची। जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची है वो एक इंडिविजुअल उपभोक्ता से संबंधित है, जबकि बाजार मांग अनुसूची बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ताओं की मांग अनुसूचियों का योग जो होता है वह बाजार मांग अनुसूची कहलाती है। इस प्रकार एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची की बात करें तो एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसी समय विशेष पर उपभोक्ता के लिए एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के लिए तैयार की जाती है। यह किसी विशेष वस्तु की विभिन्न मात्राएं प्रस्तुत करती है जिसे एक उपभोक्ता किसी विशेष समय पर विभिन्न संभावित कीमतों पर खरीदने को तैयार होता है। उदाहरण के लिए एक टेबल आपके सामने दिया है जिसमें लेफ्ट साइड में एक्स वस्तु की कीमत लिखी है और वाई साइड में एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा लिखी हुई है। सबसे पहले बाजार व्यक्तिगत मांग अनुसूची में आपको वस्तु की कीमत 10 रुपए दी है और 10 रुपए की कीमत पर एक उपभोक्ता एक्स वस्तु की 100 इकाइयां लेने को तैयार है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्स वस्तु की कीमत जो है वो बढ़कर 15 रुपए हो जाती है, तो उसकी मांगी गई मात्रा जो है वो गिरकर 50 रुपए पे 50 इकाइयों पर आ जाती है। इस प्रकार अगली बार फिर जैसे ही एक्स वस्तु की कीमत 15 से बढ़कर 20 होती है, तो एक्स वस्तु की मांगी गई इकाइयां 50 से घट करके 25 हो जाती हैं। इसी प्रकार जैसे ही कीमत 20 से बढ़कर 25 होती है तो एक्स वस्तु की मांगी गई इकाइयां 15 हो जाती हैं। कीमत 30 होने पर इकाइयां 5 हो जाती हैं। तो यहाँ पे वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच संबंध दिखाया गया है। ये दिखाता है कि जैसे जैसे एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, आप देखिए कीमत पहले 10 थी, फिर 10 से 15 हुई, 15 से 20 हुई, 20 से 25 हुई और 25 से 30 हो गई। तो जैसे जैसे आपकी लेफ्ट साइड में दी गई कीमत बढ़ती जा रही है, उसी तरह एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा जो कि राइट साइड में दी है
वो लगातार घटती जा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु की मांग मात्रा और उसकी कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। यही संबंध एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मात्रा, मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है और इसी से हमारा मांग फलन जो है वो तैयार होता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अधिक कीमत पर एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा कम हो जाती है तथा इसके विपरीत कीमत कम होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे ही कीमत 10 से 15 रुपए हो जाती है वैसे ही मांगी गई इकाइयां 100 इकाइयों से घटकर 50 हो जाती है। तो अगली बार अगर हमने माना कि कीमत 15 से घटकर 5 पे आ जाएगी तो मांगी गई इकाइयां 100 से बढ़कर 150 हो जाएंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच जो है वो ऋणात्मक संबंध होता है और इसी ऋणात्मक संबंध के कारण आपका मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। उसके बाद आती है आपकी बाजार मांग अनुसूची। तो बाजार मांग अनुसूची क्या होता है? अनेक उपभोक्ता, बाजार में जो उपभोक्ता उपलब्ध है उन सभी की इंडिविजुअल मांग का अगर आप योग कर देंगे तो उसके बाद आपको जो अनुसूची प्राप्त होगी उसे कह सकते हैं बाजार मांग अनुसूची। इसमें कहा भी गया है कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची के विपरीत बाजार मांग अनुसूची बाजार में सभी उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग कीमत पर कुल सकल मांग को दर्शाता है। मान लीजिए एक्स वस्तु की मांग करने वाले बाजार में दो उपभोक्ता हैं, तो एक्स वस्तु के लिए बाजार मांग अनुसूची कुछ इस प्रकार से दर्शाई जाएगी। अब इसमें आपको एक्स वस्तु की कीमत दी है जो लगातार बढ़ती जा रही है, पहले 10, फिर 15, फिर 20 और उसके बाद 52 होती जा रही है। दूसरी तरफ आपको विभिन्न दो अलग अलग उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा दिखाई गई है। पहले उपभोक्ता एक है जो 10 रुपए की कीमत पर एक्स वस्तु की 5 इकाइयां बाजार में मांग करता है। दूसरी तरफ उपभोक्ता 2 है जो एक्स वस्तु की उसी 10 रुपए की कीमत पर बाजार में मांगी गई 6 इकाइयों की मांग करता है। इस प्रकार बाजार मांग अनुसूची इन 5 और 6 यानी कि दो उपभोक्ताओं की मांगों का टोटल बाजार मांग अनुसूची आपकी कुल 11 इकाइयां आएंगी। इस प्रकार एक्स वस्तु की कीमत बढ़कर जब 15 रुपए हो जाती है तो जो उपभोक्ता पहले उसकी 5 इकाइयां मांग रहा था अब वो 4 इकाइयां मांग रहा है और जो उपभोक्ता पहले 6 इकाइयां मांग रहा था अब वो 5 इकाइयां मांग रहा है। तो आपने देखा जैसे ही कीमत बढ़ी वैसे ही दोनों उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा कम हो गई और बाजार मांग अनुसूची में भी इसका टोटल जो कि पहले 11 आ रहा था वो अब 9 हो जाएगा। तो आपको ये संबंध यहाँ पे दोबारा से भी दिख रहा होगा कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मांग की इकाइयां घटती जा रही है और इसका असर आपको बाजार मांग अनुसूची में भी साफ दिखाई देता है। देखिए पहले बाजार मांग अनुसूची जो दोनों उपभोक्ताओं की मांग अनुसूचियों का योग है जो कि पहले 11 था, फिर 9, फिर 7 और फिर 5 हुआ है। तो इसे आप इस प्रकार दर्शा सकते हैं। अब उसके बाद आपके पास आता है व्यक्तिगत मांग फलन। एक मांग फलन क्या है? तो एक व्यक्तिगत मांग फलन एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा और विभिन्न निर्धारकों के बीच संबंध दर्शाता है। मतलब एक मांग को निर्धारित करने के लिए कुछ निर्धारक तत्व हैं जिसमें सबसे पहला आता है वस्तु की कीमत। एक्स वस्तु की बाजार में जो आज कीमत है वो सबसे पहले आपकी मांग को निर्धारित करती है। उसके बाद आता है अन्य वस्तु की कीमतें। अन्य दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक होती है स्थानापन्न और दूसरी होती है पूरक वस्तुएं। उन दोनों वस्तुओं की कीमतों का प्रभाव आपकी वर्तमान मांग मात्रा पर पड़ता है। तीसरा आता है उपभोक्ता की आय। अब उपभोक्ता कम कमाता है या ज्यादा कमाता है, उपभोक्ता एक मिडिल क्लास है या एक हाई क्लास है, ये आपको देखना होगा क्योंकि इन सभी चीजों का असर आपकी बाजार मांग अनुसूची पर पड़ता है और इसका असर आपके मांग वक्र पर भी पड़ता है। फिर उसके बाद आता है उपभोक्ता की पसंद और वरीयता, क्योंकि उपभोक्ता उन्हीं चीजों को बाजार से क्रय करना चाहता है जो चीजें आजकल डिमांड और फैशन में है। अगर आप कोई ऐसी वस्तु खरीदते हैं जो आजकल डिमांड में चल रही है तो उसकी जो कीमत है वो अधिक होगी, किंतु अगर आप कोई ऐसी वस्तु खरीदते हैं जो आजकल बिल्कुल भी डिमांड में मार्केट में नहीं है, बिल्कुल फैशन में नहीं है, तो उसकी कीमत स्वतः ही कम हो जाएगी। तो इस प्रकार एक मांग फलन जो है वो 4 बातों पर निर्भर करता है, जिसे आप न्यूमेरिकली दिखा सकते हैं। dx इक्वल इज इक्वल फंक्शन ऑफ px, py, y एंड t, जहाँ पे px प्राइस ऑफ x यानी कि x वस्तु की कीमत, py y वस्तु की कीमत मतलब अन्य वस्तु की कीमतें, अन्य वस्तुओं में आपकी दो वस्तुएं आती हैं उसकी स्थानापन्न या पूरक वस्तुएं,
वाई जो दिखाता है वो इनकम को दिखाता है, यानी कि उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता मिडिल क्लास है, उपभोक्ता लोअर क्लास है या फिर उपभोक्ता अपर क्लास है, उसके हिसाब से उसका असर व्यक्तिगत मांग फलन पर पड़ता है। और टी टेस्ट और प्रेफरेंस के लिए आता है, जो उपभोक्ताओं की पसंद और वरीयता को दिखाता है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत मांग निर्धारक, जो भी मैंने आपको 4 प्रकार बताए हैं कि किन 4 बातों पर एक व्यक्तिगत मांग निर्भर करती है, जिसमें सबसे पहला है एक्स वस्तु की कीमतें। एक बात हम और बोलते हैं, अन्य चीजें स्थिर रहे, मतलब और किसी चीज में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की मांगी गई मात्रा कम होती जाती है, या फिर इसके विपरीत जैसे जैसे कीमत कम होती है वैसे वैसे मांगी गई मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। दूसरा भी मैंने आपको बताया था अन्य वस्तु की कीमतें। तो अन्य वस्तुओं से मतलब हमारा होता है उसकी संबंधित वस्तुएं, यानी कि उसकी स्थानापन्न वस्तुएं या फिर उसकी पूरक वस्तुएं। अब स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है? तो देखिए, स्थानापन्न वस्तुओं का तात्पर्य है एक उपभोक्ता जो वस्तु खरीद रहा है उसकी जगह पर वो किसी दूसरी वस्तु का उपभोग कर सकता है। मान लीजिए अगर आप चाय पीते हैं और कॉफी पीते हैं, और अगर चाय की कीमत बढ़ गई तो आप सीधा सीधा स्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूट होकर किसकी तरफ जाएंगे? सीधा सीधा कॉफी की तरफ जाएंगे। तो इसका असर किस पर पड़ेगा? चाय की मांग पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए इसमें दिया है जैसे चाय और कॉफी जो आपस में एक दूसरे के स्थानापन्न है। अगर आज चाय की कीमत बढ़ जाती है तो चाय के जितने कस्टमर जो पहले चाय पीते थे उसी कीमत पर वो अब चाय नहीं पिएंगे, बल्कि उसकी जगह अगर कॉफी उसको उसी कीमत पर मिल रही होगी तो वो सारे कस्टमर रिप्लेस होकर सीधा किसकी तरफ चले जाएंगे? आपके कॉफी की तरफ चले जाएंगे। उसी तरह दो टूथपेस्ट मार्केट में आते हैं, कोलगेट का और एक पेप्सोडेंट का। तो अगर आपका कोलगेट का टूथपेस्ट महंगा हो गया तो कोलगेट के सारे उपभोक्ता सब्स्टिट्यूट होकर पेप्सोडेंट की तरफ चले जाएंगे। फिर आपका सेलो का पेन और रेनॉल्ड्स का पेन है। आजकल मार्केट में और भी बहुत सारे पेन उपलब्ध है। तो स्थानापन्न वस्तुएं वह होती हैं जो मैं किसी की जगह कुछ और खरीद सकती हूँ। जैसे अगर मुझे बाजार में जाकर एक मोबाइल फोन खरीदना है और मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि मेरे को कौन सा मोबाइल फोन खरीदना है, किंतु मेरे पास एक बजट है 30,000 रुपए का कि मुझे 30,000 में मोबाइल फोन लेकर आना है। अब अगर मैं गई और मैंने रियलमी का फोन मांगा और वो फोन और उसके फीचर्स मेरे 30,000 में अवेलेबल नहीं है और वही सारे फीचर्स मुझे रेडमी में मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी? स्विच कर जाऊंगी सीधा। अब मुझे रियलमी का फोन नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरे बजट से ऊपर जा रहा है, और रेडमी में मुझे सेम फीचर्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी? सीधा रेडमी का फोन खरीद लूंगी। तो उसे कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। आप जो वस्तु खरीदने आए हैं उसकी जगह अगर आप कोई दूसरी वस्तु खरीद लेते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ उसकी कीमत, उसकी प्राइसिंग कम या ज्यादा होने की वजह से, तो वह आप उसका स्थानापन्न ढूंढ रहे हैं। तो स्थानापन्न वस्तुओं के मामले में कहा भी गया है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता अपनी मांग दूसरी वस्तु की तरफ शिफ्ट कर देता है। इसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है एक एग्जाम्पल ले लीजिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाय और कॉफी का। आप सभी चाय और कॉफी पीते भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है बड़ा क्लियरली मैंने कि यदि चाय की कीमत बढ़ती है तो क्या होगा? उपभोक्ता चाय की मांग तो कम कर देगा, पर उपभोक्ता को चाय की जगह अब कुछ और चाहिए, तो वो क्या करेगा? चाय की जगह सीधा सीधा कॉफी की तरफ बढ़ जाएगा। तो इससे होगा क्या? कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। कॉफी की मांग बढ़ी लेकिन कीमत किसकी गिरी? चाय की गिरी। तो ये ध्यान देना है कि देखिए यदि पी टी बढ़ता है, पी टी मतलब है प्राइस ऑफ टी, प्राइस ऑफ चाय, चाय की कीमत बढ़ती है, तो डिमांड ऑफ टी घटता है, मतलब कॉफी चाय की मांग कम हो जाएगी। और डी सी मतलब डिमांड ऑफ कॉफी बढ़ता है। कॉफी बढ़ने का मतलब है कि कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं चाय और कॉफी एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न है। हम चाय की जगह पे कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉफी की जगह पे चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी वस्तुएं आती है आपकी पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें एक साथ उपभोग किया जाता है। जैसे ब्रेड और बटर, अगर आप ब्रेड खा रहे हैं तो आपको उसके साथ बटर चाहिए, या फिर चाय और चीनी, चाय में डालने के लिए आपको चीनी चाहिए, या फिर गाड़ी के साथ साथ आपको पेट्रोल चाहिए। अगर आपने देखा गाड़ी की कीमतें बढ़ गई तो बाय डिफॉल्ट पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग अब नई गाड़ियां नहीं खरीद रहे होंगे, तो उन नई गाड़ियों के लिए नया पेट्रोल नहीं चाहिए। या फिर अगर आप ब्रेड की कीमत बढ़ जाएगी तो बटर नहीं खरीदेंगे लोग, उस हिसाब से जितने लोग ब्रेड खाते थे, ब्रेड की कीमत बढ़ते ही वो लोग ब्रेड का उपभोग कम कर देंगे, और बाय डिफॉल्ट ब्रेड का उपभोग कम होते ही बटर का उपभोग कम हो जाएगा। अर्थात पूरक वस्तुएं वो होती हैं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है।
उन वस्तुओं को पूरक वस्तुएं कहा जाता है। जैसे इसमें और भी एग्जाम्पल दिए, प्रिंटर और कागज, चाय और चीनी, स्याही और कलम, ये सब पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं। इसके अलावा ये लिखा भी है कि पूरक वस्तुओं में यदि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे की मांग स्वतः कम हो जाएगी, क्योंकि आप एक नहीं खरीद रहे और पूरक में दोनों साथ साथ यूज होती है तो आप दोनों ही नहीं खरीदेंगे। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, जैसे प्राइस ऑफ टी बढ़ता है, प्राइस ऑफ टी का मतलब है अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी, चाय की डिमांड कम होने के साथ साथ आपकी चीनी की मांग भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाय और चीनी जो है वो पूरक वस्तुएं हैं। फिर आता है उपभोक्ता की आय। अब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन वस्तुओं की मांग को प्रभावित करेगा। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया। उपभोक्ता की आय का मतलब है कि उपभोक्ता आपका लोअर क्लास उपभोक्ता है जो आपकी चीजों का उपभोग कर रहा है, या मिडिल क्लास उपभोक्ता है, या फिर अपर क्लास उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता जिस प्रकार का होगा, जिस प्रकार की उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा, उससे वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा। और वस्तुएं हमारे पास दो प्रकार की होती है। पहला तो सामान्य वस्तुएं हैं जो हम सभी यूज करते हैं, दूसरा आता है निकृष्ट वस्तुएं। तो सामान्य वस्तुएं क्या है? उपभोक्ता की आय का सामान्य वस्तुओं पर सकारात्मक असर होता है। सकारात्मक मतलब आय बढ़ने पर उन वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे उपभोक्ता की आय कम होती जाएगी वैसे वैसे सामान्य वस्तुओं की मांग भी कम होती जाएगी। इसके बाद आता है आपका निकृष्ट वस्तुएं। निकृष्ट वस्तुएं आप कह सकते हो कि आज मेरी आय कम है तो मैं मोटा अनाज खा रही हूँ, एक छोटे से घर में रह रही हूँ, या फिर एक साइकिल चला रही हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी आय बढ़ेगी तो मैं सबसे पहले साइकिल छोड़ दूंगी। क्यों? अगर मैं पहले 30,000 रुपए कमा रही हूँ और मैं साइकिल से जा रही हूँ, उसके बाद अगर मैं 1 लाख रुपए कमाने लगूंगी तो मैं साइकिल से नहीं जाऊंगी, तो मुझे लगेगा कि मेरी रेपुटेशन पे इसका फर्क पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले साइकिल छोड़ के एक गाड़ी खरीदूंगी। तो साइकिल मेरे लिए हुई निकृष्ट वस्तु। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है वो निकृष्ट वस्तुओं का उपभोग कम करता जाता है। इसलिए कहते हैं आय बढ़ेगी तो निकृष्ट वस्तुओं का उपभोग कम हो जाएगा। तो आय और निकृष्ट वस्तुओं में नकारात्मक संबंध पाया जाता है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि कोई वस्तु अगर सामान्य है तो एक स्तर के आय बढ़ने के एक स्तर के बाद वो उपभोक्ता के लिए निकृष्ट भी हो सकती है। साइकिल एक सामान्य वस्तु है, लेकिन आज आप 30,000 20,000 कमा रहे हैं और आज आप साइकिल से आराम से जा रहे हैं। कल को आपकी आय 1 लाख रुपए होगी तो साइकिल अभी आपके लिए निकृष्ट वस्तु बन गई। इसलिए आपको ध्यान देना होगा, कोई वस्तु जो आज सामान्य है आय बढ़ने पर आपके लिए एक निकृष्ट वस्तु बन सकती है। हम मोटा अनाज खा रहे हैं आज, क्यों? क्योंकि आज हम कम कमा रहे हैं, पर कल हमारी आय बढ़ जाएगी तो हम उस मोटे चावल को, मोटी दाल को खाना छोड़ करके हम बासमती चावल खाएंगे या और अच्छा चावल खाएंगे। तो वो जो मोटा अनाज है वो कल हमारी आय बढ़ने पर हमारे लिए निकृष्ट वस्तु बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे लिखा भी है। और एक और होती है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तु एक विशिष्ट प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनका कीमत के साथ सीधा संबंध होता है, यानी कि पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक संबंध होता है। जिन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उनकी मांग बढ़ाता है उसे गिफिन वस्तुएं कहते हैं। गिफिन वस्तु एक प्रकार की निकृष्ट वस्तुओं की ही एक श्रेणी है। यहाँ पे दिया है निकृष्ट वस्तुओं में मांग का कीमत के साथ साथ उपभोक्ता की आय से नकारात्मक संबंध है। मांग का कीमत से नकारात्मक संबंध होता है, ये आपको पहले से पता है, लेकिन मांग निकृष्ट वस्तुओं का उपभोक्ता की आय से भी नकारात्मक संबंध होता है। इसके विपरीत गिफिन वस्तुओं में बिल्कुल उल्टा होता है। गिफिन वस्तुओं में उपभोक्ता की आय का नकारात्मक संबंध होता है लेकिन मांग और कीमत का सकारात्मक संबंध होता है। ये इस टेबल से भी दिया है। देखिए, वस्तुओं के दो प्रकार है, एक निकृष्ट वस्तुओं की मांग और गिफिन वस्तुओं की मांग। निकृष्ट वस्तुओं की मांग लिखा है कीमत के साथ तो सकारात्मक संबंध है, अर्थात कीमत बढ़ने पर आप निकृष्ट वस्तु भी खाना कम कर देंगे और गिफिन वस्तुओं का उपभोग भी कम कर देंगे। किंतु आय के साथ जब आपकी आय बढ़ जाएगी तो आप नकारात्मक संबंध है निकृष्ट वस्तुओं के साथ, आप सबसे पहले निकृष्ट वस्तुओं को छोड़ेंगे और उसके बाद गिफिन वस्तुओं को भी छोड़ेंगे। इस प्रकार कीमत और मांग का गिफिन वस्तुओं के साथ सकारात्मक संबंध होता है जबकि निकृष्ट वस्तुओं के साथ नकारात्मक संबंध होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो चौथा कारक था, जो मांग को प्रभावित करने वाले 4 कारक थे, जिसमें पहला आपका था उपभोक्ता की अपनी वस्तु की एक्स वस्तु की कीमत, दूसरा है आपका अन्य वस्तुओं की कीमतें अर्थात स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की कीमतें, तीसरा था उपभोक्ता की आय और उसी का चौथा है उपभोक्ता की पसंद और वरीयताएं। तो जैसे जैसे उपभोक्ता की पसंद बदलती है बाजार में वस्तुओं की मांग भी गिरने लगती है। उपभोक्ता के स्वाद और उसकी वरीयताओं में उसकी मांग को अत्यधिक प्रभावित करते हैं।
हो, अगर आपकी पसंद बदल रही है, अगर आपका धर्म, रीति रिवाज बदल रहे हैं। आप इसका एक उदाहरण ले लीजिए कि गर्म कपड़ों की मांग सबसे अधिक सर्दियों में होती है और ठंडे कपड़ों की मांग गर्मियों में होती है। किंतु अगर आप किसी ठंडी जगह पर जाएंगे तो वहां गर्मियों में भी अगर बहुत ठंड पड़ती है तो वहां पे गर्म वस्तुएं वहां की मांग के विपरीत, मांग के अनुसार कार्य करेंगी। अर्थात किसी ठंडी जगह पर जहां लोग जून जुलाई में भी बर्फ पड़ती है, वहां पे लोगों के लिए गर्म वस्तुओं की मांग पूरा साल बनी रहेगी। तो मांग जो है वो आपकी उपभोक्ता की पसंद और वरीयताओं को भी प्रभावित करती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आता है आपका मांग वक्र। मांग वक्र जो है दाएं से दाएं, अभी मैंने आपको बताया था मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। तो जिसमें डीएक्स और पीएक्स, डीएक्स का मतलब है डिमांड ऑफ एक्स, अर्थात एक्स वस्तु की मांग, और पीएक्स का मतलब है एक्स वस्तु की कीमत, जिन दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है। तो एक मांग वक्र हमें वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच एक ऋणात्मक संबंध दिखाता है, जिसे मांग फलन के रूप में हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे दिया है ये पीएक्स और ये डी वाई, अर्थात डी एक्स अर्थात एक्स वस्तु की मांग और पी एक्स एक्स वस्तु की कीमत। मांग फलन डी डी जो ऊपर से नीचे नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, जो बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। इसके बाद अगर आप बात करें बाजार मांग वक्र की, तो उपभोक्ता के निजी मांग वक्र को मिलाकर हमारे पास बाजार मांग वक्र बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाजार मांग अनुसूची होती है, उसी तरह से बाजार मांग वक्र भी पाया जाता है। इसमें दिया है एक बाजार मांग वक्र सभी व्यक्तिगत मांग वक्रों को क्षैतिज रूप से जोड़कर प्राप्त किया जाता है। जैसे ये देखिए कि 10 रुपए की कीमत पर एक उपभोक्ता एक द्वारा 1 इकाई मांग की मात्रा की जा रही है, उसी तरह दूसरे उपभोक्ता द्वारा मांगी गई 7 इकाइयां हैं, इसलिए 10 रुपए की कीमत पर अब 7 और 5 दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल बाजार मांग वक्र अनुसूची में आ जाएगा आपके पास 12, जिसे कहते हैं बाजार मांग अनुसूची। इसे आप इस तालिका से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांग दिखाई गई है। अब देखिए इस तालिका में एक्स वस्तु की कीमत 5 रुपए है, जो लगातार बढ़कर 10, 15 और 20 हो रही है, और एक्स वस्तु की मांग मात्रा जो है वो 100, 75, 50 और 25, क्योंकि कीमत बढ़ती जा रही है तो मांग घटती जा रही है। अब सबसे पहले देखिए वस्तु की कीमत 5 रुपए है तो हम उसकी 100 इकाइयां मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे ही कीमत बढ़कर 10 हो गई तो वस्तु की मांगी गई इकाइयां जो है वो 75 रुपए, 75 इकाई पर आ गई। तीसरी तरफ जैसे ही कीमत 15 होती है आपकी मांगी गई इकाइयां 50 हो जाती है। चौथी तरफ जैसे ही कीमत बढ़कर 20 होती है तो मांगी गई इकाइयां 25 हो जाती है। इस प्रकार जब आप इन सारी इकाइयों को जोड़कर एक चार्ट बनाएंगे तो एक्स आपका डिमांड वक्र आएगा, यानी कि मांग वक्र, जो समझाता है आपको कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी मांग घटती जाती है। इसे ही मांग वक्र कहते हैं, जो कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। धन्यवाद।